हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जानते रहिएगा इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहे एलएलबी को हो चाहे बीए एलएलबी के स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए कॉमन मैटर है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अपराध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है उद्देश्य, ऑप्शन बी में है आशय, ऑप्शन सी में है मनुष्य और ऑप्शन डी में है कार्य। तो जानते रहिएगा अपराध के लिए जो आवश्यक नहीं होता है वो होता है उद्देश्य। और उद्देश्य देखिए आया ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर दें। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो कौन से होते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है आशय व कार्य, ऑप्शन बी में है आशय एवं क्षति, ऑप्शन सी में है क्षति एवं दोष सिद्धि और ऑप्शन डी में है तैयारी एवं दंड। तो जानते रहिएगा आपराधिक दायित्व के जो अति महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो होते हैं आशय एवं कार्य। आशय व कार्य आया ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से सहमत होता है कि बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा, तो यह है, ये क्या कहलाएगा। देखिए, ऑप्शन ए में है आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन बी में है सामान्य आशय, ऑप्शन सी में है सामान्य उद्देश्य और ऑप्शन डी में है दुष्प्रेरण। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे हम दुष्प्रेरण कहेंगे, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर आशय सी की मृत्यु कारित कर देता है, तो सी बी का भाई है, तो ए ने अपराध किया। इसका मतलब ये है कि ए और बी नाम के दो इंसान हैं, तो बी जो है ए को कुछ ऐसा बी के द्वारा किया गया ए के लिए कि ए को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बी के भाई को मार दिया। तो अब कहने कि ये अपराध किस कैटेगरी में आएगा। देखिए, ऑप्शन ए में है घोर उपहत्या का, ऑप्शन बी में है आपराधिक मानव वध का जो हत्या की कोटि में नहीं आता, और ऑप्शन सी में है हत्या का, और ऑप्शन डी में है हत्या के प्रयास का। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हत्या का, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने समान आशय अग्रसर करने में किया जाता है, तो ऐसे कार्य के लिए कौन उत्तरदायी होगा। इसका मतलब कि कई लोग, अगर कई अपराधी प्रवृत्ति के इंसान हैं और सभी लोग मिलकर कोई एक अपराध को करते हैं और सभी लोगों का इंटेंशन भी एक ही होता है, तो कह रहे हैं कि ये कौन, उसमें कौन उत्तरदायी होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए में है सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, या फिर ऑप्शन ए केवल एक व्यक्ति उत्तरदायी होगा, या फिर ऑप्शन सी कोई भी एक व्यक्ति नहीं, या फिर ऑप्शन डी सदोष क्षति एवं सदोष लाभ। तो जानते रहिएगा अगर सभी व्यक्ति अपराध करने के उद्देश्य से जाते हैं और सभी का उद्देश्य एक है और सभी व्यक्ति मिलकर अपराध कर रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में सभी व्यक्ति उत्तरदायी होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपट के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में है बेईमानी एवं दुराशय, ऑप्शन बी में है धोखा एवं बेईमानी, ऑप्शन सी में है धोखा एवं क्षति और ऑप्शन डी में है सदोष क्षति एवं सदोष लाभ। तो जानते रहिए कपट के जो आवश्यक तत्व माने जाते हैं वो होता है धोखा एवं क्षति, और धोखा एवं क्षति देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी के मवेशी को, मवेशी का मतलब होता है यहाँ जानवर, तो जानते रहिए ए नामक कोई इंसान है, वो बी नामक इंसान के जानवर को इस उद्देश्य से ले जाता है उसके घर से कि वह बी को उसका ऋण लौटाने के लिए विवश कर दे। तो क्वेश्चन कह रहा है ए ने कौन सा अपराध किया है। तो जानते रहिएगा अगर इसकी बात करें कि ए ने कौन सा अपराध किया है, तो जानते रहिएगा ये जो अपराध कहलाएगा ये चोरी की कैटेगरी में आता है। अगर आप किसी की संपत्ति को जो भी मवेशी के रूप में ही अगर उसे बिना पूछे ले जा रहे हैं, तो जानते रहिएगा ये चोरी की कैटेगरी में आता है। चोरी ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक चोरी के संबंध में लागू नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है। देखिए, ऑप्शन ए में है संपत्ति लेने का बेईमानी पूर्वक आशय होना चाहिए, ऑप्शन बी में है संपत्ति चल होनी चाहिए। तो जानते रहिएगा पिछले क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में अगर आप देखें तो उसमें एक क्वेश्चन था कि चोरी करने के लिए जो आवश्यक तत्व वो क्या होना चाहिए, संपत्ति चल होनी चाहिए, अचल होनी चाहिए, या फिर चल अचल दोनों होनी चाहिए। तो जानते रहिएगा चोरी करने के लिए जो संपत्ति होनी वो चल होनी चाहिए, लेकिन पिछली वीडियो में जो था उसमें मिस्टेक हो गया था, उसमें चल अचल दोनों को क्लिक कर दिया गया था, तो वहां आप करेक्शन कर लें, संपत्ति चल होनी चाहिए। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि यह संपत्ति दूसरे के स्वामित्व से हटाई गई होनी चाहिए, और ऑप्शन डी में है संपत्ति लिए जाना दूसरे की सहमति के बिना होना चाहिए। अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें कि हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो जानते रहिएगा हमारा जो राइट
ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यह संपत्ति दूसरे के स्वामित्व से हटाई गई होनी चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक महिला आत्महत्या करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएं की ओर जाती है, किंतु रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है, तो वह दोषी है। तो वो किस चीज की दोषी कहलाएगी? देखिए, ऑप्शन ए में है आत्महत्या के प्रयत्न की, ऑप्शन बी में है हत्या के प्रयत्न की, ऑप्शन सी में है मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है के प्रयत्न की, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्महत्या के प्रयत्न की। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बी की हत्या करने के उद्देश्य से। बी के शासन कक्ष का मतलब आप घर समझ लीजिए कि ए जो है बी के शासन कक्ष मतलब बी के घर में रात्रि में प्रवेश करता है, जाता है वहां पे, और जबकि उसे पता चलता है कि बी तो शहर के बाहर था, मतलब कि ए बी की हत्या करने के लिए बी के घर में गया और पता चला कि बी तो शहर के बाहर है, वो घर में है ही नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ए जो है वो दोषी कहलाएगा? किस चीज का वो दोषी है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है हत्या का, ऑप्शन बी में हत्या के प्रयत्न का, ऑप्शन सी में है गृह अतिचार का, और ऑप्शन डी में है किसी अपराध का नहीं। तो देखिए, हत्या तो उसने की नहीं, इसलिए ए नंबर हमारा ऑप्शन नहीं सही होता। हत्या के प्रयत्न का अगर वहां विक्टिम होता और वो उसको मारने की कोशिश करता और बच के वो निकल जाता, तब हम ये कहते कि हत्या का उसने प्रयत्न किया है। और ऑप्शन देखिए सी में गृह अतिचार, जी हमारा यही आंसर होगा गृह अतिचार। एक गृह अतिचार क्या होता है जानते रहिए, इसका वर्णन जो मिलता है वो धारा 442 में मिलता है, और गृह अतिचार को इंग्लिश में हाउस ट्रेसपास बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। अब ये गृह अतिचार होता क्या है? तो जानते रहिए, किसी के घर में अगर आप आपराधिक विचार के साथ उसके घर में प्रवेश करते हैं या आपराधिक विचारों के साथ उसके घर में रहते हैं, तो ये जो आपको दोषी माने जाएंगे वो गृह अतिचार उसको बोला जाता है। इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाता है, वहां झाड़ी के पीछे हलचल होती है, वह जोर से चिल्लाकर पूछता है वहां कौन है। कोई उत्तर न पाकर और यह मानकर कि कोई जानवर छिपा होगा, वह गोली चला देता है। अब जब गोली ए ने चला दिया तो वहां पे कोई इंसान था जो बी था, बी जो कि झाड़ी में छिपा था, बी नामक कोई इंसान, वो मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। वो जानवर सोच के समझ के वो गोली चलाते हैं, बट वहां कोई इंसान निकल जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। अब ये कह रहा है प्रकरण में है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि ए हत्या का दोषी है, ऑप्शन बी ए विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है, ऑप्शन सी ए अपेक्षा का दोषी है, ऑप्शन डी ए उतावलेपन का दोषी है। तो जानते रहिएगा, इस कंडीशन में जो यहाँ पे जो यहाँ हत्या करने वाला जो इंसान है ए है, जिसने गोली चलाई है, उसे हम मानेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा कि ए जो है विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। इसका मतलब कि ये दिखा सकता है ये केवल दुर्घटना थी, मैंने आवाज लगाई बट वहां से कोई आवाज नहीं आया और मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, वो मुझ पर अटैक कर सकता है, इसलिए मैंने गोली चलाई, बट वहां पे बाद में पता चला कि वहां कोई जानवर न होकर वो इंसान था, इसलिए ये दुर्घटना हुई है मेरे साथ, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें। हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, उसके ऑप्शन भी थोड़ा सा घुमा के दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और न समझ में आए तो उसको एक बार फिर से बार बार उसको रिपीट करके देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किससे ए और बी संयुक्त अपकृत्य करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आया है ए और बी मिलकर कार्य करते हुए सी को क्षति पहुंचाते हैं, ऑप्शन बी ए सी की मानहानि करने वाले एक लेख प्रकाशित करता है तथा बाद में बी भी सी का मानहानि का एक पत्र प्रकाशित करता है, ऑप्शन सी में देखिए है दो मोटर चालक ए और बी उपेक्षा के कारण टकरा जाते हैं जिससे एक पैदल चलने वाले व्यक्ति सी को क्षति पहुंचाते हैं, और ऑप्शन डी में है डी जो बी का सेवक है अपने कार्यस्थल पर सी पर इसलिए प्रहार करता है कि उसने बी का ऋण नहीं चुका। अगर हम ध्यान से देखें इन चारों ऑप्शन ए बी सी और डी में, तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें संयुक्त रूप से ए और बी मिलकर कोई अपराध कर रहे हैं और वो है ऑप्शन नंबर ए। ए में देखिए क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर कार्य करते हुए सी को क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मिथ्या साक्ष्य से क्या आशा है। मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठा सबूत। अब देखिए ऑप्शन क्या आया है, ऑप्शन ए में है ऐसा कोई कथन जिससे मिथ्या होने का उसे ज्ञान न हो
या फिर ऑप्शन बी में है ऐसा कोई कथन जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, और ऑप्शन देखिए सी में है ऐसा कोई कथन जो न्याय संगत है, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा मिथ्या साक्ष्य से जो आशय जो मतलब होता है वो होता है ऐसा कोई कथन जिसके सत्य होने का किसी को विश्वास ही ना हो, उसे क्या बोलते हैं, मिथ्या साक्ष्य बोलते हैं। और ये आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जौहरी ने बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने के लिए दुकान में लूट का नाटक रचा और दावा से पहले छिपाए गए गहने प्राप्त हो गए, तो वह किसका दोषी है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान ली कोई सुनार है, कोई जौहरी है, उसने बीमा करवाया था अपने शॉप का, और उसने क्या किया, बीमा कंपनी से पैसे लेने के लिए उसने एक झूठा नाटक रचा। उसने क्या किया कि जो भी गहने थे वो खुद ही उसने छिपाकर कहीं रख दिए और ये बात फैला दी कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। अब उसने बीमा कंपनी पे ये दावा किया कि उसके यहाँ जो कि चोरी हो गई है, तो बीमा कंपनी अब शर्त के मुताबिक उसको पैसे देगी बीमा का। लेकिन इससे पहले कि दावा वो करता और पैसे उसे बीमा कंपनी से मिलते ही इस बात का खुलासा हो गया कि उसके यहाँ चोरी नहीं हुई, बल्कि ये सारा जो भी चीज किया गया था ये इसका खुद का किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो किस चीज का दोषी कहलाएगा। देखो ऑप्शन ए में है छल का, ऑप्शन बी में है रिष्ट का, ऑप्शन सी में है छल का प्रयत्न, ऑप्शन डी में है कोई अपराध नहीं। तो जहां तरीका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो छल के प्रयत्न का दोषी कहलाएगा। और छल का प्रयत्न देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में छल भी है, तो छल और छल का प्रयत्न दोनों में क्या अंतर है। देखिए अगर उस बीमा कंपनी से उसने अगर दावा किया होता उसको पैसे मिल जाते, तो ये होता कि उसने कंपनी के साथ छल किया। लेकिन चूंकि उसने दावा किया लेकिन पैसे मिलने से पहले इस बात का पता चल गया, तो इसका मतलब उसने छल करने का प्रयत्न किया, उसने छल नहीं छल का प्रयत्न किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी ही राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पति ने अपनी पत्नी को उसकी गलती पर पीटा और उसके सदमे के कारण वह मर गई, तो ऐसी परिस्थिति में पति किस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है भारतीय दंड संहिता की धारा 304, ऑप्शन बी में है भारतीय दंड संहिता की धारा 338, ऑप्शन सी में है भारतीय दंड संहिता की धारा 302, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा ऑप्शन को हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो जानते रहिएगा जो धारा 304 आया है इसके अनुसार दहेज की हत्या का मामला बनता है। जानते रहिएगा कि महिला के अगर मान ली किसी महिला की शादी होती है और 7 साल के भीतर ही उसके जलने या फिर अन्य शारीरिक चोटों का मामला सामने आता है जो कि असामान्य हो और अंत में उस महिला की अगर मृत्यु हो जाती है, तो ये दहेज प्रथा का केस बनता है जो कि धारा 304 के अंतर्गत आता है। अब अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर बी में है भारतीय दंड संहिता की धारा 338 में, जानते रहिएगा धारा 338 के अनुसार अगर कोई इंसान किसी भी इंसान के जीवन के लिए खतरा बनता है या फिर उसको चोट पहुंचाता है, तो उसके लिए जो दंड का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 38 में। इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो एक अवधि के लिए कारावास जो कि 2 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है, और उसके लिए 1000 रुपए जो आर्थिक दंड भी रखा गया है, इतना याद रखिएगा। और जैसा कि हमें पता ही है धारा 302 है, ये कब लगता है, जब भी किसी इंसान की हत्या कर दी जाती है, तो हत्या के दंड के रूप में इंसान को मृत्यु दंड की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा जो सुनाई जाती है वो सुनाई जाती है धारा 302 के अंतर्गत। इतना तो हमें पता ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक से संबंधित अपराध कौन से हैं। तो लोक सेवक का मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो उससे संबंधित कौन से अपराध हैं। देखो ऑप्शन ए में है मिथ्या कथन, ऑप्शन बी में है निर्वाचन में अनुचित प्रभाव डालना, ऑप्शन सी में है अवैध साधनों द्वारा असर डालने का परितोषण लेना। परितोषण का मतलब संतोष या फिर इच्छा पूर्ति से होने वाली प्रसन्नता को भी परितोषण कहते हैं, तो याद रखिएगा। और ऑप्शन डी में है चुनाव लेखा रखने में असफलता। तो जानते रहिएगा हमारा अगर क्वेश्चन की बात करें लोक सेवक से कौन सा अपराध है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवैध साधनों द्वारा असर डालने का परितोषण लेना। इसलिए हम सी नंबर को क्लिक करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पागलपन को साबित करने के लिए क्या साबित किया जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए में है वह कार्य की प्रवृत्ति को नहीं जानता, मतलब जो इंसान है वो कार्य को नहीं समझ पा रहा है कैसे करना है कैसे नहीं, या फिर ऑप्शन बी में है यह जूरी का कार्य है। जूरी मतलब जजों का जो समूह जो बैठता है न्याय करने के लिए, तो कह रहे हैं यह जूरी का कार्य है कि वह निश्चित करे कि उस व्यक्ति के पास कार्य की प्रवृत्ति जानने का उचित कारण था।
और ऑप्शन देखिए सी में है यह जानकारी न हो कि वह जो कुछ कर रहा है दोषपूर्ण है, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पागलपन को साबित करने के लिए क्या साबित किया जाना चाहिए, तो जानते रहिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारी चीज ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए, साबित करना चाहिए, तभी ये साबित आप कर सकते हैं कि कोई इंसान पागल है या नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहते हैं कब लागू हुआ, तो जानते रहिएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 2 सितंबर 1872 से, और 2 सितंबर 1872 दिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य विधि है क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है मौलिक विधि, ऑप्शन बी में है प्रक्रिया विधि, ऑप्शन सी में है मौलिक विधि तथा प्रक्रिया विधि दोनों, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो जानते रहिएगा भारतीय साक्ष्य जो विधि है वो है प्रक्रिया विधि, और प्रक्रिया विधि ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ एविडेंस किसकी पुस्तक है, तो देखिए ऑप्शन ए में है नटिन, ऑप्शन बी में है ऑस्टिन, ऑप्शन सी में है सामंड, और ऑप्शन डी में है स्टीफन। तो जानते रहिएगा द लॉ ऑफ एविडेंस जो बुक्स है ये है नटिन की, और नटिन देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साक्ष्य विधि का प्रभाव है, तो साक्ष्य विधि का क्या प्रभाव होता है, देखिए ऑप्शन ए में है भूतलक्षी प्रभाव, ऑप्शन बी में है भविष्यलक्षी प्रभाव, ऑप्शन सी में है लागू होने की तिथि से, और ऑप्शन डी में है भूतलक्षी एवं भविष्यलक्षी दोनों। तो जानते रहिएगा साक्ष्य विधि का जो प्रभाव होता है वो भूतलक्षी होता है, और भूतलक्षी प्रभाव देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को माना है, तो क्या माना है, पूर्ण संहिता नहीं माना है, या फिर पूर्ण संहिता माना है, या फिर व्यापक एवं विस्तृत माना है, या फिर स्थान विशेष की विधि माना है। तो जानते रहिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो माना है वो माना है कि यह पूर्ण संहिता है, और यह पूर्ण संहिता है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक मुख्य सिद्धांत नहीं है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए में है साक्ष्य को विवाद्य तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी में है सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी में है अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य है अतः इन्हें बाहर रखना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है अनुश्रुति साक्ष्य ग्राह्य होते हैं लेकिन मौलिक होने चाहिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक मुख्य सिद्धांत नहीं है, तो वो मुख्य सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो वो मुख्य सिद्धांत जो नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुश्रुति साक्ष्य ग्राह्य होते हैं लेकिन मौलिक होने चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन में जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य विधि लागू होती है, तो कहां लागू होती है, देखिए ऑप्शन ए में है सिविल कार्यवाही में, ऑप्शन बी में है दांडिक कार्यवाही में, ऑप्शन सी में है सेना न्यायालयों में, और ऑप्शन डी में है सभी प्रकार के न्यायिक कार्यवाहियों में। तो जानते रहिएगा भारतीय जो साक्ष्य विधि जो लागू होती है वो सभी प्रकार के न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होती है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी में दिखा है सभी प्रकार के न्यायिक कार्यवाहियों में, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई, तो जानते रहिएगा दंड प्रक्रिया संहिता जो लागू हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1974 को, और 1 अप्रैल 1974 देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संज्ञेय अपराध होगा, तो संज्ञेय अपराध किसे बोला जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में है जब पुलिस बिना वारंट अभियुक्त को गिरफ्तार कर सके, ऑप्शन बी में है जब पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सके, ऑप्शन सी में है संज्ञेय मामलों में, और ऑप्शन डी में है सामान्य प्रति के अपराध। तो जानते रहिएगा संज्ञेय अपराध किसे कहेंगे, संज्ञेय अपराध तब होगा कि जब पुलिस बिना वारंट के ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर ले, और बिना वारंट के गिरफ्तारी की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है समन मामला है, समन का मतलब होता है कि कोर्ट की तरफ से जब अभियुक्त को बुलावा भेजा जाता है कि अब आपको यहाँ हाजिरी देना है, तो देखिए कह रहा है कि समन किस प्रकार का मामला है, देखिए ऑप्शन ए में है जो वारंट का मामला नहीं है, ऑप्शन बी में है जिसमें 3 वर्ष का कारावास की सजा हो, ऑप्शन सी में है
सामान्यतः वारंट का मामला नहीं है। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा समन का जो मामला होता है वो होता है कि जो वारंट का मामला नहीं होता है उसे समन का मामला बोलते हैं, और जो वारंट का मामला नहीं होता है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है तो कहां लागू होता है? देखिए ऑप्शन ए में है संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी में है जम्मू कश्मीर एवं नागालैंड राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी पर। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो लागू होता है वो ऑप्शन जो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन पे लागू होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में वारंट मामला नहीं है। वारंट मामला कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में है 2 वर्ष से अधिक कारावास, ऑप्शन बी में है आजीवन कारावास, ऑप्शन सी में है मृत्युदंड और ऑप्शन डी में है 2 वर्ष तक का कारावास। तो जानते रहिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा वारंट का मामला नहीं है। तो वारंट का मामला जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष तक का कारावास, इसलिए हम यहां पे डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है असंज्ञेय अपराध है तो असंज्ञेय अपराध किसे कहेंगे? देखिए इससे पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। तो आपको बताया गया था कि संज्ञेय जो अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती हो, अगर उसको ये अधिकार है तो उसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध। और जानते रहिएगा उसी को उल्टा अगर बात करें कि असंज्ञेय क्या होता है, तो असंज्ञेय में जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती उसे बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। और असंज्ञेय अपराध देखिए किसमें आया है? देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसलिए हमारा बी नंबर जो होगा बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है परिवाद है तो परिवाद जो परिवाद देखिए परिवार यहां नहीं है, परिवाद परिवाद जो है वो क्या होता है, किसे कहते हैं परिवाद? देखिए ऑप्शन ए में है किसी अपराध के विषय में मजिस्ट्रेट से किया गया कथन। मजिस्ट्रेट के सामने अगर किसी अपराध के विषय में आप कोई कथन कहते हैं, कोई बात बताते हैं, उसे परिवाद कहते हैं। या फिर ऑप्शन बी में है पुलिस रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट को परिवाद कहते हैं। या फिर ऑप्शन सी में एफआईआर को ही परिवाद कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी में है मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई शिकायत को परिवाद कहते हैं। तो जानते हैं कि परिवाद जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसी अपराध के विषय में मजिस्ट्रेट से किया गया कथन। उसके सामने अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आप जाकर किसी अपराध के विषय में कुछ बताते हैं तो उसी को बोलते हैं परिवाद। और परिवाद देखिए आया ऑप्शन नंबर ए में आया है किसी अपराध के विषय में मजिस्ट्रेट से किया गया कथन, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए होगा हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है विचारण है। विचारण जैसे ट्रायल भी कहते हैं, तो विचारण किसे कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में है अपराधी को घोषित निर्दोषिता का न्यायालय द्वारा निर्धारण, ऑप्शन बी में है पुलिस के द्वारा की गई जांच की कार्यवाही, ऑप्शन सी में है साक्ष्य का एकत्रित किया जाना और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा विचारण अगर हम बात करें, ट्रायल भी कहते हैं, ये क्या होता है? तो जानते रहिएगा ये होता है अपराधी की घोषित निर्दोषिता का न्यायालय द्वारा निर्धारण, इसे हम बोलते हैं विचारण या ट्रायल। और ये आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट किसे कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है सिविल न्यायालय, या फिर ऑप्शन बी में है दांडिक न्यायालय, ऑप्शन सी में है राज्य सरकार द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट, या फिर ऑप्शन डी में है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट को कहते हैं। तो जानते रहिएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बोला जाता है ये राज्य सरकार द्वारा निर्मित एक स्पेशल कोर्ट होता है, और राज्य सरकार द्वारा देखिए निर्मित स्पेशल कोर्ट आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एनसी को छोड़कर किसी राज्य में कितने प्रकार के दांडिक न्यायालय होते हैं? जो दंडिक जो न्यायालय होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? एनसी को छोड़ कर दिया, एनसी का मतलब होता है नॉर्थ कैरोलाइन जुडिशियल ब्रांच। अगर इसको हम छोड़ दें तो इसके अलावा राज्य में कितने प्रकार के दंडिक न्यायालय होते हैं? देखो ऑप्शन ए में है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी में है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी में है 4 प्रकार के, ऑप्शन डी में है 5 प्रकार के। तो जानते हैं अगर एनसी को छोड़ दें, नॉर्थ कैरोलाइन जुडिशियल ब्रांच को अगर हम छोड़ दें, तो जानते रहेगा राज्य में जो न्यायालयों के जो प्रकार होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, और 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के अपराध का निवारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन ए में आया है दीवानी न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी में है दांडिक न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी में है सेशन न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी में है द्वितीयक वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सेशन न्यायालय द्वारा। जी हाँ, हत्या के अपराध का जो निवारण किया जाएगा वो किया जाएगा सेशन न्यायालय द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी को हम क्लिक कर
कर दें। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड देने का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, जो दंड दिया जाता है तो दंड देने का उद्देश्य क्या नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है निवारणार्थ, ऑप्शन बी में है निषेधात्मक, ऑप्शन सी में है सुधारात्मक और ऑप्शन डी में है प्रतिशोधात्मक। तो जानते रहिएगा हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, दंड देने का जो प्रयोजन या जो उद्देश्य होता है वो प्रतिशोध लेना नहीं होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रतिशोधात्मक। हम डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किस आयु के किशोर को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। देखिए ऑप्शन ए में है 16 वर्ष से कम, या फिर ऑप्शन बी में है 18 वर्ष से कम, या फिर ऑप्शन सी में है 21 वर्ष से कम, या फिर ऑप्शन डी में है 18 वर्ष से कम उम्र। तो जानते रहिएगा अगर हम बात करें कि किस आयु के किशोर को मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दी जा सकती, तो जानते रहिएगा वो जो एज है वो है 16 वर्ष से कम। अगर 16 वर्ष से कम है किशोर की आयु तो उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंडादेश की पुष्टि किस न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए में है एससी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी में आया है एनसी मतलब नॉर्थ कैरोलिना जुडिशियल ब्रांच, और ऑप्शन सी में है जिलाधिकारी, ऑप्शन डी में है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा। तो जानते रहिएगा सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश जो आदेश जो है उसकी जो पुष्टि होनी चाहिए वो एनसी के द्वारा होनी चाहिए। एनसी मतलब नॉर्थ कैरोलाइन जुडिशियल ब्रांच के द्वारा होनी चाहिए, इसलिए हमारा जो बी नंबर ऑप्शन होगा हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पुलिस की सहायता करने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है, किस मामले में बाध्य नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है परिशांति भंग का निवारण या दमन, ऑप्शन बी में है किसी सार्वजनिक संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए, ऑप्शन सी में है अधिकृत पुलिस ऑफिसर द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी में है किसी भी मामले में पुलिस की सहायता करने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है। तो जानते रहिएगा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है पुलिस की सहायता करने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं होता, कब नहीं होता। तो जानते रहिएगा किसी भी मामले के किसी भी मामला कोई भी हो, व्यक्ति किसी भी मामले में पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, और यह है ऑप्शन नंबर देखिए डी में आया है कि किसी भी मामले में पुलिस की सहायता करने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एफआईआर कौन कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पीड़ित व्यक्ति, ऑप्शन बी में है पीड़ित व्यक्ति के संबंधी, ऑप्शन सी में है कोई भी व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी में है सभी प्रकार के व्यक्ति। अब देखिए यहाँ ऑप्शन सी और बी में है, सी में है कोई व्यक्ति और डी में है सभी प्रकार के व्यक्ति, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एफआईआर कौन कर सकता है, तो ऑप्शन ए में है पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, ऑप्शन बी में है पीड़ित व्यक्ति या कोई संबंधी कर सकता है, या फिर ऑप्शन सी में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और जो ऑप्शन डी आया है सभी प्रकार के व्यक्ति। सभी प्रकार के व्यक्ति मतलब ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा सभी प्रकार के व्यक्ति ही सही आंसर होगा, तो हम डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट कब किसी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है वह पाकिस्तानी है, या फिर ऑप्शन बी में है गृह भेदन का ऐसा सामान रखता है जो विधि द्वारा क्षम्य नहीं, क्षम्य मतलब जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी में है किसी व्यक्ति की मानहानि का दोषी है, या फिर ऑप्शन डी में है विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा लोक सेवक है। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, पुलिस बिना वारंट ये गिरफ्तार कर सकती है किसको, अगर वह गृह भेदन का ऐसा सामान रखता है जो विधि जो कानूनी रूप से क्या है क्षम्य नहीं है, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन है गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो गिरफ्तार अगर कोई इंसान हो जाता है तो उसको क्या अधिकार नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अपनी गिरफ्तारी की सूचना परिजन तथा मित्र को देना, ये तो उसको अधिकार रहता है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है किसी भी अधिवक्ता को निजी तौर पर परामर्श करे, तो देखें तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि कोई गिरफ्तार होता है तो वो तो वकील तो करेगा ही। ऑप्शन सी में है गिरफ्तार व्यक्ति की 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर किया जाए, तो ये भी उसका अधिकार होता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और ऑप्शन डी में है उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। देखिए जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको ये बिल्कुल अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो जमानत पे छोड़ दिया जाए, वो तो जब प्रूफ हो जाएगा कि उसके खिलाफ जब कोई सबूत नहीं मिलेंगे तब उसको छोड़ा जाएगा, ये उसका खुद का अधिकार नहीं है। जब कानून को लगेगा कि इसको छोड़ा जाना चाहिए तभी छोड़ा जाएगा, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए ये उसका अधिकार नहीं होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे।
और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन नहीं किया जा सकता। उन्मोचन का मतलब होता है बंधन से मुक्त कर देना या अपराध से मुक्ति दे देना। तो कब उसको मुक्ति नहीं दी जा सकती? देखिए, ऑप्शन ए में है स्वयं उसके बंध पत्र पर, ऑप्शन बी में है जमानत पर, ऑप्शन सी में है मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर, ऑप्शन डी में है गिरफ्तार व्यक्ति के आचरण के आधार पर। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन नहीं किया जा सकता स्वयं उसके बंध पत्र पर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।